जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मुल्क की सियासत पर और आइनी तरमीम के हवाले से। नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और हालिया जो आइनी तरमीम में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जद्दोजहद इस वक्त जारी है, उस पर भी हम जो है वो तबसरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ तारिक अजीज़ साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक अजीज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, जी आपने हमारे प्रोग्राम को कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे सर, क्या होने जा रहा है 25 अक्टूबर की जो उसके बाद मुश्किलात पैदा हो सकती है? बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं और ऊपर से नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उन्होंने मुबैना एक ऑडियो का भी जिक्र किया है। सर अंदर की कहानी क्या है, बता सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इस्लामाबाद चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ हर रोज़ नई खबर, नई अफवाह, नई चीज़ें सामने आती हैं। तो आईनी तरमीम का जो मामला सबसे संजीदा भी है और मुश्किल भी है, हुकूमत के लिए एक चैलेंज की हैसियत भी रखता है। और यकीनी तौर पर हुकूमत जो है बिल्कुल इसके ऊपर आईनी तरमीम करने के ऊपर अभी तक भी जो है उसका अज़्म है। और वो उनका हुकूमती अहदेदारों का, वफाकी वज़रा का, हमें उनसे ज़ाती तौर पे बात होती रहती है, मुलाकात भी हुई है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आईनी तरमीम का जो सिलसिला था वो पीछे हम नहीं हटे, हम उस पे काम है। तो आज भी पीपल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है नवीद कमर साहब भी गए हुए थे मौलाना फजल रहमान के पास। और मौलाना फजल रहमान, मैं आपको इत्तला भी खबर भी कह दूंगा, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ऑलमोस्ट रेडी हैं। उनकी कोई एक दो शरायत हैं जिसके ऊपर जो है उनका इख्तलाफ मौजूद है। और बुनियादी तौर पर, असूली तौर पर वो आइनी तरमीम के हक में है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कोर्ट्स उनके भी हक में है। तो ये तयशुदा बात है। मुझे ये उम्मीद भी है और मुझे पता है कि ज़ाती तौर पे काम मुकम्मल हो चुका है। ये हफ्ता 10 दिन में, ये अक्टूबर के 10 से पहले पहले जो आइनी तरमीम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद 14 से फिर हमारा जो है गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत जो है शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, उस सिलसिले में जो है दुनिया भर से जो है हेड ऑफ स्टेट आ रहे हैं। तो उनसे पहले ये पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश होगी कि ये मामला हम ख़त्म कर लें और ये चैप्टर क्लोज कर लिया जाए। सही, कैसे कैसे हल होगा? ये नंबर पूरे हो जी जाएंगे? हाँ, इसके ऊपर जी मौलाना फजल रहमान साहब, मैंने बताया जैसे कि मेरी इतला यही है कि उन्होंने नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी है और मजीद जो है उनके साथ मीटिंग्स मुलाकातें होंगी तो वो हो जाएगा। बाकी जहाँ तक नंबर ऑफ गेम का मामला है, वो इतना कोई लंबा चौड़ा गैप नहीं है। वो जो है 8 जो MNAs हैं GUI के पास और उनके पास 5 सेनेटर्स हैं। तो इस तरह से जो अगर GUI इस बात पे एग्री हो जाती है और हुकूमत के साथ देने की तैयार हो जाती है तो हुकूमत को कोई मसला नहीं है। ताहम अगली खबर ये भी है कि अगर मौलाना मौलाना GUI इस बात पे इतफाक नहीं करते और उनको वोट देने की नहीं वोट देते तो हुकूमत ने प्लान B भी तैयार किया हुआ है, जिसके मुताबिक जी जो हम जी, डिस्क्वालिफिकेशन जी आपको पता सर, सर हमारे साथ डिस्क्वालिफिकेशन की। सीनियर एनालिस्ट हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा, आपको पाक ईरान के हवाले से, कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, मगर पहले मुझे सर मैम ये बताइएगा कि क्या होने जा रहा है मुल्क की सियासत में? आइनी बहरान जो इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, उसके क्या असरात जो है वो मरतब हो सकते हैं? देखिए, जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं फिलवक्त तो ऐसा लग रहा है कि हम जो सियासी रस्साकशी है वो बढ़ रही है और कम नहीं हो रही। और उसके साथ साथ हम एक ऐसे दौराए पे खड़े हैं कि फैसला अहम नहीं है, फैसला कौन करेगा ये बात ज्यादा अहम हो गई है। तो जजेस ने आपस में भी तर्क कलामी है और जो सामने लोग खड़े हैं उनके साथ भी रवैया, ना तो रवैया सही है ना गुफ्तगू अच्छी है। तो जैसे कि मैं बहुत दफा कहती हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इंटर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस और इंट्रा इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में फंसा हुआ है। और जब ऐसी सूरत हाल होती है तो गवर्नेंस पैरालिसिस होता है, यानी हमारा जो इस वक्त गवर्नेंस मैकेनिज्म है वो पैरालिसिस का शिकार है। जो मुल्क की मईशत के लिए, सियासत के लिए, ग्रोथ के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं। मतलब आप देखिए, पूरी दुनिया एक तरफ है और हम अपने अंदरूनी मसाइल में इतने फंसे हुए हैं कि हमें शायद अंदाजा ही नहीं है कि ये जो सिचुएशन है इससे एक एनर्जी क्राइसिस इमर्ज हो सकता है, इससे प्राइस के चार्जेस बहुत ऊपर चले जाएंगे, या ये किस तरह हमारे पड़ोस में प्ले आउट जी करेगा। इस तो और कोई डिस्कशन ही मैं नहीं सुनती ना देखती।
अच्छा हुमा साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त पाक ईरान की कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या समझती हैं कि एक आलमी सतह पे एक कशीदगी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो है वो एक कशीदगी का समा है, उस पर क्या कहेंगी? आप पाक ईरान की बात जी, करें? पाक ईरान, जी, इरा- कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। पाकिस्तान पाकिस्तान ईरान के ईरान ईरान और इसराइल, ईरान इसराइल, सॉरी। ईरान और इजराइल के ताल्लुकात, वहाँ तो जाहिर है कि हद से ज्यादा कशीदगी हो गई, क्योंकि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 11 महीने से एक रियासत और एक गैर रियासती अदारों के बीच में था। आप कुछ भी कह लें, हमास और हिजबुल्लाह गैर रियासती अदारे हैं और या गैर रियासती एंटिटीज हैं, और इसराइल एक रियासत थी। आज जब ईरान ने बिल्कुल बरमला सामने जवाब दे दिया हमले का, और 180 मिसाइल जो थे वो दाग दिए, तो उसके बाद तो ये कॉन्फ्लिक्ट दो ममालिक के बीच में हो गया। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से एक रिस्ट्रेंट है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जवाब दिया है जो हमारी सरजमीन की वायलेशन की गई थी उसकी। और मेरे ख्याल इन संघों ने, उन्होंने एक वार्निंग शॉट फायर किया है, जहां वो चाहेंगे कि अपने आप को रिस्ट्रेन करे इजराइल फर्दर एस्केलेशन से, क्योंकि जो एस्केलेशन जिस लेवल पे, मतलब इजराइल का तो ये नारा है ना कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, तो डी एस्केलेट की तरफ तो आ ही नहीं रहा। पहले हम पूरा गजा तबाह हुआ, फिर लेबनान, फिर आज शाम में भी बारी हो गई, तो जो डी एस्केलेशन का एलिमेंट है वो तो आ ही नहीं रहा। फिर वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिव यूज ऑफ फोर्स। इस क्रिएटिव यूज ऑफ फोर्स में कितनी जाने जाएंगी, और इजराइल का सो कॉल्ड राइट ऑफ सेल्फ, क्योंकि इस वक्त तो ना यूनाइटेड नेशंस रोक सकता, अमेरिका रोक सकता है, जो सूरत हाल है। हुमा साहिबा, मैं तारिक अजीज साहब के पास आऊँगा। तारिक साहब, ये बताइएगा कि अगर हम बात करें आलमी सतह पर, तो क्या लग रहा है मज़ीद ख़ित्ते में, मिडल ईस्ट में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब होती हुई नज़र आ रही है आपको, या कुछ है चांसेस बहाली के, अमन अमान की बहाली के? जी, मिडल ईस्ट की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक भी है, बड़ा लम्हा फिक्र भी है। कल से जो ईरान ने इतना बड़ा एक मिसाइल जो है उन्होंने दागे हैं वहाँ पे, ये एक बात भी सवालिया निशान अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। ये जस्ट एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए था। तो इसके ऊपर जो है यकीनी तौर पर तो बाकी दुनिया को भी देखना चाहिए। ये इंसानी हकूक का मसला है। बच्चों को, खवातीन को, वहाँ पे बूढ़ों को, उनके ऊपर जो है फलस्तीनी को शहीद किया गया है। 1 साल होने को है, मेरे 5 दिन कम है, 360 दिन हो गए हैं। तो ये जितना जुल्म हुआ है इसके पूरी दुनिया इसकी गवाह है। लेकिन इसके आप ये देखिए कि नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने कल एक वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम गाजा में जो किसी बच्चे को, किसी बूढ़े को, किसी खातून को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इतना वाज़े आल ऐलान दुनिया में शायद कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्क का जो एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है वो ये ऐलान करे कि दुनिया के सामने कहे कि हम गजा में किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सूरत हाल कोई जो है कम होती नजर नहीं आती। यकीनी तौर पे ईरान की जो है अटैक के ऊपर जो है उसके ऊपर इसराइल ने कहा भी है कि उनके से जवाब देंगे। जब उनकी तरफ से जवाब आएगा तो यकीनी तौर पर फलस्तीनियों को जो है मजीद शहादतें होंगी, और ये सूरत हाल जो है बढ़ती हुई बढ़ती जा रही है। इसमें कमी होने का इम्कान नहीं है। आलमी ताकतें जो है अक़वाम मुत्तहिदा बज़ाहिर अमेरिका इसको जो है मजम्मत भी करता है, कंडेम भी करता है, अक़वाम मुत्तहिदा भी मौजूद है, वहाँ पे मजम्मत भी की जाती है। लेकिन अमली तौर पर सीज फायर के लिए कोई कोशिश सामने अभी तक सामने नहीं आई। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में जो उन्होंने खिताब किया, उनका मौका बड़ा वाज़ेह था, बड़ा क्लियर था, क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को जो है उन्होंने एप्रिसिएशन की सराहा किया। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीच को सबसे ज्यादा लाइक किया गया, लोगों ने सुना। तो हम ये बातें कहने की हद तक ठीक है, हम अपना हृदय मर दे सकते हैं, हम अपना जब एक्शन जो लेना है, जिन कुव्वतों ने फैसला साज कुव्वतें हैं उनकी तरफ से अभी तक इस मसले के हल के लिए कोई संजीदा कोशिश सामने नहीं आए, इसलिए ये लगता यही है कि यह मामला बढ़ता जाएगा। जी, हुमा साहिबा के पास में आखिरी सवाल। हुमा साहिबा, क्या लग रहा है ईरान रिटेलिएट जो है वो अभी इस वक्त कर भी रहा है, और मजीद क्या लग रहा है आपको, क्या हालात मजीद बदतर होंगे, या किसी की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू मामलात जो है वो कुछ हल होते हुए नजर आएंगे? जी हुमा साहिबा, आपको आवाज आ रही है?
जी तारिक साहब, ये बताइएगा, आखिरी सवाल, चंद मिनट बाकी हैं, क्या कहेंगे सर, ईरान मजीद कशीदगी बढ़ेगी या कोई जो है वो चीज़ें हल होगी, और पाकिस्तान इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में शहबाज शरीफ ने वॉकआउट कर लिया था, सारे मुस्लिम कंट्री ने वॉकआउट कर लिया था, क्या लग रहा है पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए सर? जी, मैंने पहले भी यही अर्ज किया है कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से भी और तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो है रद्द-ए-अमल सामने आया है, और सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने पाकिस्तान है, बाकी दुनिया जो मुस्लिम दुनिया से बढ़ के जो है प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच भी की, बड़ा वाज़ेह भी कहा, उन्होंने उनका वॉकआउट भी किया, और वॉकआउट जब उन्होंने किया तो उसको देख के तो ये बयान समेत पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक के कई हेड ऑफ स्टेट वहां से उठ के चले गए। अलामती तौर पर यह बात बहुत अच्छी है, ठीक है, अप्रिसिएशन है, इसको आदमी मीडिया में बड़ा सराहा गया है, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर भी सबसे देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्पीच को सबसे ज्यादा सुना गया है। लेकिन जिन कुव्वतों ने, मैंने पहले भी कहा, जिन कुव्वतों ने फैसला करना है, तो फैसला साज कुव्वतें वो अभी तक सामने नहीं आई, उनकी तरफ से कोई ऐसा अमली इकदाम नजर नहीं आता जिन्होंने आके इसराइल का हाथ रोकना है, उनके जो है इस सीज फायर कराना है। मेरी मुराद यूएस से है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट है। अगर जब बाइडन ने मजम्मत की, वहां की अवाम ने भी मजम्मत की है, दुनिया का हर मुल्क ने मजम्मत की है, ताहम ऐसा कोई अमली इकदाम अभी तक सामने नहीं आया कि सीज फायर हो, वहां के बच्चों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, खवातीन के ऊपर जुल्म हुआ है, बूढ़ों को भी जो वहाँ शहादतें हुई हैं, और बड़ा जुल्म ये भी हुआ है कि वहाँ के अगर वहाँ को सप्लाई के लिए कोई फूड लेके जाता है, कोई हॉस्पिटल बड़ा, वहाँ पे हॉस्पिटल को मेडिसिन दी जाती हैं, तो वो भी उनको भी बम्बार्ड किया जाता है, उनको भी रोका जाता है। तो ये जुल्म की इंतहा है, शायद इंसानी तरीके में इतना बड़ा अलमिया कोई नहीं हुआ होगा। लेकिन जो ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मैं गजा में किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी खातून को, बूढ़े को, बच्चा हो, कोई भी हो, उसको नहीं माफ किया जाएगा। जी तारिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना तज़िया पेश किया। तारिक अजीज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि सेनेटर हुमायूं महमद पीटीआई से, वो भी हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। आजिज़ दामरा साहब पीपल्स पार्टी से, जबकि हुमा बकाई साहिबा सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने भी अपना तज़िया जो है वो पेश किया। आज के हमने प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत पर जो है गुफ्तगू की। पहले हमने बात की नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत के दौर में कामयाबियों का जो है वो जिक्र किया, और माजी में जो हुकूमतें रही हैं उसकी कारकर्दगी पर सवालात जो है वो उठाए हैं। उनके इल्ज़ामात थे कि सियासी फ़िज़ा जो है वो मज़ीद, इनके इल्ज़ामात के बाद मज़ीद जो सियासी सूरत-ए-हाल है वो मज़ीद गर्म हो गई है, और इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सियासी सूरत-ए-हाल में मज़ीद पैदा इनकी खिताब के बाद जो है वो कर दिया गया है। जबकि और हम बात करें दीगर जो ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है उसके हवाले से, तो उसमें जो खित्ता है उसमें जो है वो कशीदगी मज़ीद जो है वो बढ़ गई है। आलमी सतह पर एक नया तनाज़ा जो है वो जन्म हो गया है, जिसके बाद ईरान के जो मिज़ाइली हमले हैं, और उसके बाद जो इसराइल ने जो है वो दिफा करने की कोशिश की, और इसराइल ने भी रिटेलिएट करी है, और उन्होंने कहा है कि हम इसका जो है वो जवाब देंगे, जिसके बायस जो खित्ते में है इस वक्त अमन अमान की सूरत हाल वो काफ़ी ख़राब है। और जो है वो सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और यूनाइटेड नेशन है वो अगर बात करे और इस मामले को हल करे और टेबल टॉक करे तो ये मसले का हल निकाला जा सकता है। अपने मेज़बान शाहरुख शाह को दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।